हाल ही में असुर का सीजन 2 जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हुआ। तो आज हम बात करेंगे असुर के मीनिंग की। अब असुर ये कोई आम क्राइम थ्रिलर शो नहीं है, इसमें कई डीप मीनिंग छुपे हुए हैं। चलो एक एक पर बात करते हैं। अब ये सीरीज बेस्ड है एक सुपर इंटेलिजेंट लड़के के ऊपर जो अपने पिता के द्वारा अस्वीकरण के कारण असुर बन जाता है। ये कहानी हिंदू पुराणों की कहानियों को डायरेक्ट अपने प्लॉट की साइडलाइन की तरह यूज करती है। जो शुभ का कैरेक्टर है वो इन कहानियों को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो स्वयं असुर बनकर सामने आता है। अब मैं मानकर चल रहा हूँ तुमने ये सीरीज देख ली है, तो मैं इसकी कहानी वापस नहीं बताऊंगा, हम सीधा इसका विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करते हैं स्क्रीन प्ले के साथ। ये सीरीज में हम एट अ टाइम 2 से ज़्यादा कहानियाँ देखते हैं, जिनमें हर एपिसोड की शुरुआत में शुभ के पास्ट को दिखाया है। अब अच्छी बात यह है इसकी वजह से कहानी स्लो नहीं होती। दोनों टाइमलाइंस को इस तरह इंटीग्रेट किया है कि वो ना बोर होने देती है ना कहानी का पेस कम होने देती है। उल्टा हम हर एक कैरेक्टर को डीपली समझ पाते हैं। अब कॉन्सेप्ट इसका कुछ ऐसा है कि हर इंसान के अंदर अंधकार होता है। अब इस कहानी में असुर सिंबलाइज कर रहा है उसी अंधकार में मौजूद डार्कर एस्पेक्ट्स को। अब ये एस्पेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ग्रीड, एंगर, ईगो, इन सब से लेकर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज तक। अब यहाँ हर इंसान के अंदर इन बुराइयों का अच्छाइयों के साथ चल रहा संघर्ष दिखाया है। अब ये सीरीज हमें बताती है कलयुग को अपने चरम पर ले जाने के लिए किसी असुर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इंसान और इनकी सोच खुद असुर बनकर इंसानियत को अंधकार की ओर ले जा सकती है। कलयुग और कली के ऊपर इन्होंने जो टेक लिया है वो मुझे काफी पसंद आया। कलयुग जब अपने अंतिम पड़ाव पर होगा तब क्या पता एआई या उससे भी कुछ बुरा रोल कर रहा हो दुनिया को, और कल के अवतार जब एक्चुअल में आए तो एडवांस टेक्नोलॉजी से ही दोनों में युद्ध हो। खैर उस दिशाओं में नहीं जाते। अब बात है कैरेक्टर्स के ऊपर। तो देखो इस सीरीज में बात करने लायक कैरेक्टर्स तो कई है, चाहे वो डीजे हो या निखिल या नैना या नुसरत या लोलार्क या रसूल या जितने भी शुभ है या सस्पेक्टेड शुभ है। लेकिन मैं पहले फोकस करना चाहूँगा निखिल के ऊपर। पहले सीजन में हम देखते हैं उसके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है, उसका पास्ट, उसके अपने काम को लेकर ऑब्सेशन है, उन सब के साथ वो असुर के केस का पार्ट बनता है। अब शुरू में मैं सोच रहा था निखिल नायर के साथ वो क्या दिखा सकते हैं, उसके कैरेक्टर में डेप्थ कैसे ऐड कर सकते हैं। और वही पहले सीजन के एंड में हम देखते हैं जहाँ असुर चाह रहा होता है कि निखिल अपनी बेटी को बचाए, ना कि उन तीनों को। वही निखिल अपनी बेटी का बलिदान कर देता है। अब ये इंसिडेंट्स निखिल को असली हीरो बनाती है। ऐसा ही सिमिलर डिलेमा आता है नुसरत के सामने। उसे डिसाइड करना होता है एक इनोसेंट और उसकी बहन के बीच में, लेकिन वो चुनती है अपनी बहन को। अब यहाँ से हम निखिल के कैरेक्टर के एक खास बात देख सकते हैं। और आखिर में डीजे जब ऐसी दुविधा में फंसता है तब डीजे भी त्याग के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये बात कितनी विचित्र है कि ये सब शुरू हुआ डीजे के एक गलत फैसले के वजह से। लेकिन इनकी इतनी कोशिशों के बाद भी असुर जीता या हारा ये भी साफ नहीं है। इस शो में वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन मुझे कई जगहों पर कमियां नोटिस हुई। अब वीएफएक्स तो एक बात है जो वीक पॉइंट है, लेकिन मेरे लिए वो उतना मायने नहीं रखता। मुझे नेगेटिव एलिमेंट ये लगा कि ऑडियंस को हर एक चीज़ स्पून फीड करते हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी डायलॉग के थ्रू बोलकर दिखाई गई है, और खासकर ये सबसे ज़्यादा होता है नैना के साथ। साथ ही में मुझे उसका इतना जीनियस होना थोड़ा अनकन्विंसिंग लगा। और यही बात मैं शुभ के लिए भी कह सकता हूँ, लेकिन उसकी जो बैक स्टोरी दिखाई है उसकी वजह से वो डाइजेस्ट करने में उतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन फिर भी कहानी और क्लियर इंटेंशन की वजह से ये बातें नज़रअंदाज करी जा सकती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या इसका सीजन 3 आएगा, और अगर आ गया तो असुर कोई व्यक्ति नहीं, एक संकल्पना है। इस प्लॉट के साथ क्या कर सकते हैं। खैर रखते यही तक। और मैंने आदि पुरुष के सीजीआई के ऊपर एक फैन थियरी दी है जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। बाकी स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।